हेलो एस्पायरेंट्स, 8 मार्च की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 14 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है CAG to undertake audit of demonetization fallout। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मिस्टर शशिकांत शर्मा, इन्होंने कहा है कि CAG ऑडिट स्टार्ट करेगा ऑन डिमोनेटाइजेशन। सो डिमोनेटाइजेशन जो अनाउंस किया गया था 8 नवंबर 2016 को, जब ₹500 and ₹1000 करेंसी को डिमोनेटाइज किया गया था, दे वर नो लॉन्गर लीगल टेंडर। तो ये इनिशिएटिव जो था, इस ये एक एक्चुअली बैंकिंग और मनी सप्लाई इशू है। कैग कहती कि उस पे तो हम ऑडिट नहीं कर सकते कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पर ये करने के बाद जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज है उसके ऊपर ऑडिट किया जाएगा। जो टैक्स रिलेटेड इश्यूज है, तो इम्पैक्ट ऑन फिस्कल पॉलिसी, तो फिस्कल इम्पैक्ट मतलब कि जो टैक्सेशन रिलेटेड इश्यूज है कि टैक्स रेवेन्यूज पे क्या इम्पैक्ट हुआ, तो मतलब कि वो इसके ऊपर एक्चुअली ये देखेंगे कि जितनी मनी प्रिंट की गई, करेंसी प्रिंट की गई, तो उसमें कितना खर्चा हुआ, उसमें आरबीआई ने क्या डिविडेंड क्या डाला, आरबीआई ने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को, फिर इवन जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन डेटा जो जनरेट हुआ है, जो तो ओल्ड करेंसी डिपॉजिट की गई थी, तो वो उसके ऊपर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने क्या फॉलो अप किया है, तो ये सारी चीजों पे कैग ऑडिट किया जाएगा। तो इसके ऊपर ये अनाउंसमेंट हुआ है अभी। और एक पॉइंट जो कैग ने कहा वो ये था विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, इस लॉ में अभी लॉ फाइनलाइज हो रहा है। जीएसटी काउंसिल, हमने ये भी डिटेल में डिस्कस किया है पहले। तो जीएसटी काउंसिल ने रिसेंटली यहाँ पे एक प्रोविजन को डिलीट किया है। तो वो प्रोविजन था कि कैग को अथॉरिटी है जीएसटी के ऊपर ऑडिट करने को, तो ये प्रोविजन को ड्रॉप किया गया है। तो जब इस पे क्वेश्चन किया गया कैग को, तो उन्होंने कहा है कि हमने अपना स्टैंड गवर्नमेंट को बता दिया है, तो डिटेल्स इन द ओपन नहीं आई है। तो ऑडिटिंग होता है कि जो भी फाइनेंशियल अकाउंट्स है उनको ऑडिट किया जाए, चेक किया जाए कि करेक्ट आया है, इनकमिंग करेक्ट है, फॉर द पर्पज है, स्पेंडिंग जो है वो करेक्ट पर्पज के लिए स्पेंड किया गया है, इकोनॉमी है, इकोनॉमिकली यूज किया गया, एक्स्ट्रा वेजेंट एक्सपेंडिचर नहीं किया गया, वो सारा देखा जाता है। अगला न्यूज आइटम है हाउ इको फ्रेंडली आर विंड मिल्स। तो जो विंड मिल्स एस्टेब्लिश की जाती है, स्पेसिफिकली कर्नाटका के रिलेटेड इशू है। तो यहाँ पे ये देखा गया है कि जो विंड मिल्स एस्टेब्लिश किए जाते हैं, बड़े बड़े विंड फार्म्स बनाए जाते हैं, तो उसके लिए फॉरेस्ट लैंड क्लियर किया जा रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 6870 एकर्स फॉरेस्ट लैंड को क्लियर किया गया ताकि विंड फार्म्स और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया जा सके। तो ये जो है मतलब कि क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी है, क्लीन एनर्जी आएगी विंड से, बट अगर फॉरेस्ट से क्लियर किया करना पड़ेगा इसके लिए, तो फिर बेनिफिट क्या है, तो कॉस्ट बेनिफिट जो है वो देखा जाना चाहिए यहाँ पे। तो ये एक पॉइंट लाया गया है। प्लस विंड मिल्स की वजह से जो बर्ड्स को अफेक्ट होता है, क्योंकि विंड मिल्स जो एस्टेब्लिश किए जाते हैं वो ऐसे रीजन में होते हैं जिनको कहते हैं विंड फनल्स। तो विंड फनल्स वो होते हैं जहाँ पे विंड्स की बहुत ज्यादा स्पीड होती है। तो जो विंड फनल्स होते हैं उनको बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स भी यूज करते हैं, क्योंकि वो इजीली यहाँ से क्रूज कर सकते हैं, उनको ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती फ्लाई करने के लिए। तो वही है, विंड मिल्स इनके साथ भी इंटरफेयर करते हैं, तो माइग्रेटरी बर्ड्स को अफेक्ट होता है। इवन जो विंड मिल्स का नॉइस होता है, वाइब्रेशंस होते हैं, उससे एनिमल्स को, बाकी मैमल्स वगैरह को भी अफेक्ट होता है, तो उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट पाया गया है पॉपुलेशन पे। तो वो ये स्टडी है। अगला न्यूज आइटम है IISc अमंग वर्ल्ड्स बेस्ट 10 वर्सिटीज। तो ये टाइम्स हायर एजुकेशन की लिस्टिंग है, रैंकिंग है। इसके अंदर IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को टॉप 10 रैंकिंग में लाया गया, बताया गया है। तो ये बेस्ट स्मॉल यूनिवर्सिटीज में से एक है। तो स्मॉल यूनिवर्सिटीज मतलब ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं, मैक्सिमम 5000 स्टूडेंट्स हो, तो उनको स्मॉल यूनिवर्सिटीज कहते हैं। तो ये ग्लोबली रैंकिंग में आया है। प्लस ये ओनली इंडियन यूनिवर्सिटी है जो टॉप 20 में लिस्ट की गई है, और सेकेंड हाईएस्ट रैंकिंग एशियन यूनिवर्सिटी है। इवन टॉप रैंकिंग यहाँ पे कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थी, ये स्मॉल यूनिवर्सिटी। और ये IISc की बहुत पुरानी हिस्ट्री है, 1909 में एस्टेब्लिश की गई थी। तो सपोर्ट इसको जमशेदजी टाटा इन्होंने, और कृष्णराजा वोडेयर फोर्ट जो मैसूर के महाराजा थे, उनके असिस्टेंट से, सपोर्ट से ये एस्टेब्लिश की गई। तो ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है, साइंटिफिक रिसर्च, हायर एजुकेशन, यहाँ पे उसके लिए इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। ये बैंगलोर में बेस्ड है, अभी डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस भी है इसको। अगला न्यूज आइटम है सुप्रीम कोर्ट ओपन्स सरोगेसी विंडो फॉर सिंगल्स। तो ये सरोगेसी के लिए बिल बनाया गया है, सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2016। तो अभी ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास है जो इसको एग्जामिन कर रही है। तो ये
एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट बेंच ने एक इनिशिएटिव लिया और उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को कि इस बिल के अंदर सिंगल्स के लिए भी प्रोविजन लाया जाए कि सिंगल्स भी सरोगेसी के थ्रू पेरेंटहुड ला सकते हैं। तो रिसेंटली जो केस हुआ करण जौहर, फेमस बॉलीवुड डायरेक्टर, ये फादर बने ट्विंस के थ्रू सरोगेसी। तो सरोगेसी काफी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज ने भी यूज किया है। तो सरोगेसी होता क्या है कि इसमें लैंडिंग एंड हायरिंग ऑफ अ वूम होता है, मतलब भाड़े पे आपने एक वूम लिया है। तो जो बच्चा पैदा होता है, तो कैसे बच्चे पैदा होते हैं, मींस एक तो एग्स होते हैं, फीमेल एग और मेल स्पर्म। तो जब ये दोनों को मिलाया जाता है तो फर्टिलाइजेशन होता है और फिर वो एम्ब्रियो फीटस डेवलप होता है। तो ये डेवलपमेंट जो है वो होता है वोम में, यूट्रस में। तो ये वोम जो है, यहाँ पे ये वोम में कई कई लोगों को दिक्कतें होती है फीमेल्स को, तो वो वोम उनकी यूज नहीं की जा सकती, तो वो हायर कर सकते हैं कि किसी और के वोम में इसको रखा जाए, मतलब वो मेडिकली उसको वहां पे अटैच किया जाता है फर्टिलाइज्ड एग को। तो उसको कहते हैं सरोगेसी, कि सिर्फ वोम उनका है, मगर बच्चा जो है वो जेनेटिकली वो पेरेंट्स जो चाहिए उनके है। ये एक्चुअली नॉर्मल तरीके से भी इंटरकोर्स होके भी ये बच्चा फर्टिलाइजेशन हो सकता है, या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मींस लेबोरेटरी में कि एग लिया गया, स्पर्म जो यूज करना है वो लिया गया, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, मतलब कि मतलब लेबोरेटरी में इनको दोनों को मिला के फर्टिलाइज्ड एग को फिर एक हायर्ड वोम में प्लांट किया जाए, तो ये हो जाता है सरोगेसी। तो जो करण जौहर यहाँ पे भी जो केस है वो ये सरोगेसी इस ऐसे हुई है। तो ये जो सरोगेसी बिल है, इसके अंदर अभी प्रोविजंस लाए गए हैं, रिस्ट्रिक्शंस लाए गए हैं कि किन केसेस में सरोगेसी यूज किया जा सकता है और किन केसेस में नहीं। तो वो बहुत रिस्ट्रिक्टिव बिल है। प्रेजेंटली जो है सरोगेसी, कमर्शियल सरोगेसी भी इंडिया में होती है। तो अब तक ये बिल फाइनलाइज नहीं हुआ है, एक्ट नहीं बना है, तो इसीलिए ये पॉसिबल है। मतलब के फॉरेनर्स भी यहाँ आते हैं, इंडियन वुमेन यहाँ पे लैंडिंग ऑफ वूम किया जाता है, मतलब भाड़े पे वूम दिया जाता है कि आपके लिए बच्चा वो 9 महीने तक रखेंगे अपने वूम में, एंड देन आफ्टर डिलीवरी उनको बच्चा हैंड ओवर कर दिया जाता है, प्लस उनको मॉनेटरी कंपेंसेशन दिया जाता है। तो पूरी एक कमर्शियल सरोगेसी हब बन गया था इंडिया में। तो इसीलिए अब गवर्नमेंट चाहती है यहाँ पे रेगुलेशन लाया जाए, और रेगुलेशंस काफी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है यहाँ पे। तो जैसे कि ये बिल के अंदर भी जो प्रोविजंस है वो ये है कि कौन लोग सरोगेसी यूज कर सकते हैं। तो वही लोग जो मैरिड है और एटलीस्ट 5 साल के लिए मैरिड है और उनको कोई बच्चा नहीं है, ना बायोलॉजिकल बच्चा है खुद के नॉर्मल प्रोसेस से, या कोई अडॉप्टेड बच्चा भी उनका नहीं है, तो वो सरोगेसी यूज कर सकते हैं। लिव इन पार्टनर्स है, सिंगल पेरेंट्स है, होमोसेक्सुअल्स, फॉरेनर्स, एनआरआईज, पीओआईओज, इनको अलाउड नहीं है सरोगेसी यूज करना इंडिया में। और कौन सरोगेट बन सकता है, कौन ये वुमेन अपना वोम लेंड करेंगी, वो एक क्लोज रिलेटिव हो, जो मैरिड हो और उसका एटलीस्ट एक बच्चा खुद का भी हो, तो वो सरोगेट बन सकती है। और वो सरोगेट सिर्फ अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही सरोगेसी कर सकती है, और उनको कोई पेमेंट नहीं हो सकता है, मीन्स कमर्शियल नहीं हो सकता है इसमें आज तक। और अगर कोई भी ये प्रोविजन को वायलेट किया जाएगा तो पनिशमेंट इसके लिए है 10 साल तक जेल या 10 लाख फाइन। तो ये सरोगेसी रेगुलेशन बिल है जो भी पास होगा, अभी ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास है। तो अब ये जो केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट्री कमेटी को एक पिटिशन किया है, जैसे कि वो रिप्रेजेंटेशन किया है कि वो कंसिडर करे कि सिंगल पीपल को भी ये सरोगेसी के थ्रू पेरेंटहुड पॉसिबल हो उनके लिए, तो ये ऐड करने के लिए वो कह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास काफी सारे पिटिशंस आए हैं कि कमर्शियल सरोगेसी को बैन किया गया है, तो बेबीज को कमोडिटी की तरह यूज किया जाता है, तो इसीलिए वो कमर्शियल सरोगेसी बैन करने के लिए काफी सारे पिटिशंस आए हैं। तो ये कमर्शियलाइजेशन इज नॉट गुड, बट वही है कि बिल में जो स्ट्रिक्टेंट नॉर्म्स है तो वो कैसे इंप्लीमेंट किए जाएंगे, ऐसे कंडीशंस में कौन सरोगेसी एक्चुअली अल्ट्रुइस्टिक मोटिव से कौन करेगा। अल्ट्रुइस्टिक मतलब कि फॉर समबडी एल्सेस बेटर, फॉर द बेटरमेंट एज सच, खुद का फायदा नया देखते हुए, सेल्फलेस, तो वो अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी अलाउड होगी, कमर्शियल सरोगेसी अलाउड नहीं होगी। और ये बिल के अंदर प्रोविजंस भी है कि बोर्ड्स बनाए जाएंगे, नेशनल सरोगेसी बोर्ड, स्टेट सरोगेसी बोर्ड, तो ये सारे रेगुलेशन के ऊपर, सरोगेसी के ऊपर पूरा प्रैक्टिस, प्रोसेस, रेगुलेशन वगैरह इनके थ्रू होगा। और जो एक सरोगेसी रिलेटेड प्रोमिनेंट केस हुआ था वो ये जर्मन कपल्स का था। तो ये जर्मन कपल्स ने इंडिया में आके सरोगेसी यूज किया, और एक गुजराती वुमेन ने अपना वोम लैंड किया था और उनको सरोगेट ट्विंस पैदा हुए थे। तो जब ये सरोगेट ट्विंस पैदा हुए तो जर्मनी में उन्होंने कहा कि हम सरोगेसी के थ्रू
पेरेंटहुड नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो उनको जर्मन सिटीजनशिप नहीं मिल रही थी, और इंडिया में भी एक्चुअली सिटीजनशिप उन ट्विंस को नहीं मिल रही थी क्योंकि पेरेंट्स आर नॉट इंडियंस। तो वही उनको कंसर्न हो गया कि अब ये स्टेटलेस हो गए थे कि ये किनको कौन एक्सेप्ट करेगा। तो फिर जर्मन कपल्स ने यहाँ पे अडॉप्शन प्रोसीजर फुलफिल करके अब इन ट्विंस को एक्चुअली जर्मनी लेके जा रहे। तो ये सारी कंसर्न्स भी आती है जब सरोगेसी यूज की जाती है, वो है। तो लॉज भी उसमें रेगुलेशन जरूरी है। फिर अगला न्यूज आइटम है ग्लोबल फंड टू हेल्प सॉल्व इंडियाज HIV ड्रग क्राइसिस। तो हमने जो ये डिस्कस किया चाइल्ड फ्रेंडली HIV सिरप है लोपिनाविर, जो सिप्ला सोल मैन्युफैक्चरर है, ओनली मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, उन्होंने ये बंद कर दिया है क्योंकि उनको पेमेंट्स नहीं किए जा रहे। तो अब हेल्थ मिनिस्ट्री ने उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 6 करोड़ का पेमेंट सिप्ला को किया है, तो वो भी हुआ है। प्लस ग्लोबल फंड्स फॉर एड्स ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया GFATM, इन्होंने भी, ये डोनर एजेंसी है, इन्होंने भी प्रोविजन लाया है, इन्होंने भी स्टेप्स लिया है कि ड्रग्स यहाँ पे रैपिडली सप्लाई किया जा सके, क्योंकि जो चिल्ड्रन यहाँ पे है अराउंड 600 चिल्ड्रन है जिनको ये लोपिनाविर सिरप चाहिए होता है, तो उनका एनुअल रिक्वायरमेंट अराउंड 36,000 बातों से, तो इसके लिए प्रोविजंस किए जाएंगे टेम्पररीली। अगला न्यूज आइटम है 41 नेम्ड इन पनामा पेपर्स अंडर ED लेंस। सो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनिशिएट किया है इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट ये 41 इंडियन नेशनल्स के खिलाफ है। तो ये जो पनामा पेपर लीक हुआ था इसमें काफी सारे प्रोमिनेंट नेम्स आए थे जो इन्वॉल्व है इन मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये पनामा पेपर लीक किया है वो भी हम डिटेल में देखेंगे। तो इनके अगेंस्ट सब प्रोसिक्यूशन हो रहा है। तो RBI ने भी यहाँ पे वायलेशंस उनके हुए हैं, फीमा में वायलेशंस हुए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट रूल्स के वायलेशंस हुए, तो उनके लिए भी वहाँ पे प्रोविजंस वहाँ लगाए जाएंगे एलिगेशंस। प्लस इवन IT डिपार्टमेंट ने भी यहाँ पे इनिशिएटिव्स लिया है कि दूसरी कंट्रीज के साथ वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट जिनके साथ है उनके डेटा मांग रहे कि वो अपना डेटा शेयर करे, ताकि कोई मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस है जो वो सस्पेक्ट करे उसके ऊपर वो और एविडेंस जनरेट कर सके। तो ये भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग किया जाता था तो ये 3 मेजर तरीके से था, मतलब कि आप जो ये इंडियन एंटिटीज थी, तो पनामा एक्चुअली एक टैक्स हेवन है। तो ये पनामा में यहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्री है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है ये। तो यहाँ पे जो कंट्री, यहाँ पे जो अपने इंडियंस यहाँ पे अपना पैसा डालते थे, तो मतलब अगर आप अर्न कर रहे हो और आप ये मनी डिस्क्लोज नहीं करोगे अपना इनकम, तो वो ब्लैक मनी हो गया। तो ब्लैक मनी नेसेसरी नहीं है कि आप गलत तरीके से कमा रहे हो तो ब्लैक मनी, मनी जो आप डिस्क्लोज नहीं करते उसके ऊपर टैक्स नहीं पे करते वो ब्लैक मनी बन जाता है। तो वही है, वो कोई भी सोर्स हो, लीगल हो या इलीगल हो। तो ये जो मनी जिनको टैक्स नहीं पे करना है, तो टैक्स सेव करने के लिए ये अपना पैसा यहाँ से कंट्री से बाहर ले जाके कोई टैक्स हेवन में डालते हैं। तो यहाँ पे अगर समझो फॉर एग्जांपल इंडिया में आप पे करोगे तो 30% टैक्स पे करना पड़ेगा, और इन टैक्स हेवंस में कई टैक्स हेवंस में मिनिमल टैक्स होता है, 0 टैक्स या तो बहुत कम टैक्स होता है, तो वो सेविंग्स होती है वहां पे, इसीलिए टैक्स इवेड करने के लिए ये यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कंपनीज एस्टैब्लिश की जाती है, कंपनीज ओवरसीज बना के उनमें पैसा लगाया जाता है, या तो फिर आप कोई कंपनी के मेजोरिटी शेयर खरीद लो, तो वो स्टेप्स लिए जाते हैं। तो इससे फेमा का वायलेशन होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का। फिर तीसरा एक जो तरीका है वो ये है कि आप अकाउंट्स, ये कंपनीज के अकाउंट्स ओपन अप करो और उसके अंदर अपना सारा फंड डाल दो कि वो कंपनी का फंड हो गया जैसे, तो आप ट्रांसफर कर रहे हो। तो ये सारे वायलेशन जो होते हैं ये अभी डिस्क्लोज हुए हैं थ्रू पनामा लीक्स। तो पनामा पेपर लीक्स जो हुआ था वो हम देखते वो क्या था वो भी। तो ये है पनामा पेपर्स लीक। तो ये एक्चुअली मोसैक फोन्सेका करके एक फर्म है, लॉ फर्म है जो पनामा में है। तो ये एनोनिमस ऑफशोर कंपनीज सेल करती है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो मतलब जिनको भी ऑफशोर कंपनी चाहिए यहाँ पे तो वो उनको एस्टेब्लिश करके देगी। तो शेल कंपनीज होती है मतलब मेजरली शेल कंपनी, मतलब एक्चुअली उनका कुछ काम नहीं है, उनको सिर्फ ना दिखाने के लिए कंपनी है, मेन पर्पज ये कि उनको पैसा इन्वेस्ट करना है टैक्स हेवन में। तो ये टैक्स हेवंस में एक शेल कंपनी बनाई जाती है और वहां पे पैसा डाला जाता है। तो इनकम वहां से आई है जैसे, तो अगर इनकम वहां से आई है तो वहां के टैक्सेशन लॉस लगेंगे, वो टैक्स हेवन है तो पैसा टैक्सेशन तो बहुत कम होगा, तो सेव हो गए, अपने सेविंग्स हो गई, वो होता है। तो वही है, फिर वो फेक डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं इन कंपनीज में, ये सारा काम पेपर वर्क वगैरह वो पूरा करते हैं, इवन लेयर्स बनाते हैं कि इतने सारे लेयर्स ऑफ ओनर्स वगैरह है, ताकि जो एक्चुअल
ओनर है उनके बारे में डिटेल सामने ना आए, तो वो सेव करने के लिए सारे वो पेपर वर्क ये लॉ फर्म करती थी मोसैक फोन्सेका, और ये सारा जो है ये लीक हो गया। तो ये पनामा पेपर लीक में जो नाम आए हैं काफी सारे मेजर पॉलिटिशियंस के, इवन प्रेजेंट नेशनल लीडर्स के, सबके नाम आए हैं। इवन इंडियंस के भी जो यहाँ पे नाम है, तो काफी सारे इंडियंस प्रोमिनेंट भी यहाँ पे है इस लिस्ट में। तो ये जैसे आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन वगैरह, इन सब के नाम ये पनामा पेपर लीक में आए हैं। तो अब इंडियन अथॉरिटीज इस पे इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जो ब्लैक मनी एक्ट था, ये ब्लैक मनी इन अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट्स इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट, तो जैसे हम इनकम डिस्क्लोजर एक्ट जो स्कीम थी, वैसे ये फॉरेन इनकम डिस्क्लोजर स्कीम थी। तो जिन लोगों ने यहाँ पे वॉलंटरी डिस्क्लोजर किया है पर कंप्लीट फुल्ली डिक्लेयर नहीं किया अपने ओवरसीज एसेट्स, तो उनके ऊपर भी प्रोसिक्यूशन हो सकता है, एक्शन लिया जाता है। क्योंकि जब आप वॉलंटरीली डिस्क्लोज कर लेते हो तो आपके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो अश्योरेंस दिया जाता है। पर अगर फुल्ली डिक्लेयर नहीं किया तो उनपे एक्शन लिया जाएगा, ये गवर्नमेंट ने अभी क्लैरिफाई किया है। प्लस और एक जो स्टेप लिया गया वो है ये एगमंड ग्रुप। तो एगमंड ग्रुप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ सारी अराउंड 152 कंट्रीज की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स सब यहाँ पे साथ में होती है। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, एक्सपर्टीज और मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वगैरह यहाँ से मिल सकती है। तो इनको भी अप्रोच किया गया है। 13 रिक्वेस्ट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एगमंड ग्रुप को भी डाला है, तो उनको डिटेल्स मिलेगी यहाँ पे भी। इससे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट ट्रीटीज जो कंट्रीज है उनसे, तो ये सारी इंफॉर्मेशन वगैरह यूज करके वो यहाँ पे केस बनाएंगे और प्रोसिक्यूशन होगा ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, जो जिन्होंने जो वायलेटर्स है उनके अगेंस्ट, तो वो यहाँ पे मेंशन है। अगला न्यूज आइटम है एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस कॉल्ड ऑफ आफ्टर प्रोटेस्ट इन कश्मीर। तो रिसेंटली यहाँ जो ऑपरेशन कंडक्ट कर रही है यहाँ पे साउथ कश्मीर में, तो जो टेररिस्ट जो है सस्पेक्टेड टेररिस्ट, उनके अगेंस्ट एक्शंस लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पब्लिक इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब लोग यहाँ पे स्टोन बेल्टिंग कर रहे हैं आर्मी के ऊपर, पुलिस के अगेंस्ट, और पुलिस यहाँ पे फिर उनके ऊपर टीयर गैस शेलिंग कर रहे हैं उनको, प्रोटेस्टर्स को यहाँ डिस्पर्स करने के लिए। तो यहाँ पे ये पूरा कश्मीर में अभी भी अनरेस्ट चल रहा है। अगला न्यूज आइटम है इंडिया फर्स्ट इन ब्राइबरी रेट सेज ग्लोबल एनजीओ। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ग्लोबल एनजीओ है, इन्होंने एक सर्वे किया था। तो ये यहाँ पे जुलाई 2015 से जैन 2017 के बीच में इन्होंने यहाँ पे लोगों को क्वेश्चन किया रिगार्डिंग ब्राइबरी। तो ये क्या वो ये समझते कि उनको पब्लिक सर्विस लेने के लिए, गवर्नमेंट की कोई सर्विस अवेल करने के लिए क्या उनको ब्राइबरी पे करना पड़ता है, इन टाइम में पे करना पड़ा। तो इंडिया में 69% ने हाँ बोला, मतलब एटलीस्ट 7 और अराउंड 7 आउट ऑफ 10 पीपल कहते हैं कि उनको पब्लिक सर्विस एक्सेस करने के लिए ब्राइबरी देना पड़ता है। तो ये इंडिया का हाईएस्ट ब्राइबरी रैंकिंग है इन दिस ओवरऑल रैंकिंग। तो फर्स्ट है ब्राइबरी रेट में इंडिया। तो ये एशिया पैसिफिक कंट्रीज थी, 16 एशिया पैसिफिक कंट्रीज थी जिन पे ये सर्वे किया गया। चाइना में यहाँ काफी लो है, 26% आया इनका। जापान में लोएस्ट इंसिडेंस है, 0.2% लोगों ने कहा कि हाँ उनको ब्राइबरी देनी पड़ती है। तो ये स्टडी है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक प्रोमिनेंट एनजीओ है, इसका हेडक्वार्टर बर्लिन में जर्मनी में 1993 में एस्टेब्लिश की गई थी। और इनका सबसे फेमस जो पब्लिकेशन है पब्लिश किए जाता है जो रैंकिंग, वो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो करप्शन रिलेटेड वो एक्शंस अगेंस्ट करप्शन लेते हैं। तो और यहाँ पे इस सर्वे में ये भी पता चला कि जो एक इम्पोर्टेंट लॉ एंड ऑर्डर बॉडी है पुलिस, तो पुलिस सबसे ज्यादा करप्शन यहाँ पे है, ये भी एक परसेप्शन सामने आया इस सर्वे में। वही है लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेटिव्स जो है, मतलब पॉलिटिशियंस वगैरह जो है, ऑफिशियल्स, लोकल काउंसिलर्स, वो भी काफी करप्ट है, ये 35 to 37% का मानना है। और रिलीजियस लीडर्स करप्शन, ये यहाँ पे 18% लोगों का मानना है कि रिलीजियस लीडर्स भी करप्ट है। वो है। अगला न्यूज आइटम है PAU डेवलप्स कंट्रीज फर्स्ट बीटी कॉटन वेराइटीज। तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी PAU लुधियाना, इन्होंने डेवलप किया है फर्स्ट बीटी कॉटन इंडिया का। तो ये इनका जो 3 वेराइटीज है, एक राजस्थान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने भी डेवलप किया बीकानेर में, तो ये तीनों अब यूज किए जाएंगे। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने इनको आइडेंटिफाई किया है और ये अब कल्टीवेशन के लिए यूज किए जाएंगे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में। तो जो बीटी कॉटन अभी फिलहाल जो मोंसेंटो जो US कंपनी है जिनके पास इसका पेटेंट है,
तो वो ये बनाते हैं, वो बीटी कॉटन प्रोवाइड करते हैं। तो अब ये जो बीटी कॉटन यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा तो वो सिर्फ ब्रीडर सीड्स जो होते हैं, तो ब्रीडर सीड्स ही यूज करके ब्रीड किया जा सकता है, मतलब आप फिर से उनको वही सीड्स को सो करके फिर से नहीं ग्रो कर सकते। तो हर बार फार्मर्स को ये कॉस्टली सीड्स खरीदने पड़ते थे, और क्योंकि पेटेंट है मतलब मोनोपोली है, तो जो प्राइस वो मांगेंगे वो देना पड़ेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली इनिशिएटिव्स लिया था कि यहाँ प्राइस कंट्रोल लाया जाए, और अब गवर्नमेंट यही स्टेप्स ले रही है कि यहाँ पे आईसीएआर ने इनको अप्रूवल भी दे दिया, तो ये चीपर हो गए, इनको बार बार नहीं खरीदना होगा, ये स्टेप्स लिए गए। अगला न्यूज आइटम है कॉमनवेल्थ अनवील्स इनिशिएटिव टू स्टैम्प आउट डोमेस्टिक वायलेंस। तो कॉमनवेल्थ जो है ये एक मल्टीलैटरल ग्रुपिंग है, तो जो यूके ब्रिटेन के जो फॉर्मर कॉलोनीज थी, तो मेजरली सारी की ग्रुपिंग में सारी कंट्रीज कॉलोनीज नहीं थी, पर मेजरली जो कॉलोनीज थी वो यहाँ पे सारे मेंबर्स है, तो 52 मेंबर्स है यहाँ पे, और यूके लीडिंग नेशन है यहाँ पे। तो इनका जो ऑफिशियल यहाँ पे हेड माना जाता है कॉमनवेल्थ का वो है ब्रिटिश क्राउन क्वीन, तो यहाँ पे ये क्वीन इनकी हेड है। और दो कंट्रीज मेजरली जो है वहां पे तो अभी भी ब्रिटिश क्वीन जो है उनको हेड ऑफ द गवर्नमेंट माना जाता है। इंडिया सोवरेन कंट्री है, पर कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे अभी भी ब्रिटिश क्वीन इज द सोवरेन, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। तो नॉमिनल वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, पर नॉमिनली अभी भी जैसे इंडिया में हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को माना जाता है, वैसे ये कंट्रीज में ऐसा है। तो ये भी पहले कॉलोनियल पावर्स कॉलोनीज ही थी, यहाँ पे कॉलोनियल पावर्स जो यूके है यहाँ पे प्रोमिनेंट थे। लेकिन ये दो कंट्रीज का स्पेशल केस ये है कि यहाँ पे यूरोपियंस ने आके सेटलमेंट किया था, तो यहाँ पे जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है वो अब मिनिमल है, तो ये सारा जो मेजरली डोमिनेटेड जो हम देखते हैं वो यूरोपियंस है। तो इसीलिए इन कंट्रीज को जल्द ही फ्रीडम भी दी गई थी। तो डोमिनियन स्टेटस जो हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं उनको ये दिया गया था कि इंटरनली आप कंप्लीटली फ्री हो, आप अपने आप को गवर्न करो, पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट ब्रिटिश क्वीन ही रहेगी, ब्रिटिश क्राउन रहेगा। तो इसीलिए अब तक वही चला आ रहा है, क्योंकि कभी उनको इंडिपेंडेंस के लिए ऐसा बाद में फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसीलिए ये अभी भी उसमें है, और कॉमनवेल्थ की कंट्रीज भी है। यूएस का आपको पता होगा, दे फॉट फॉर द इंडिपेंडेंस, तो इनको इंडिपेंडेंस मिला था यूएस को, तो यहाँ पे वो केस हुआ ही नहीं। तो ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज आप देख सकते हैं, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और ये जो अफ्रीकन कंट्रीज है यहाँ पे मलेशिया है, ये सारे यहाँ पे मेंबर्स है। तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज यहाँ पे ये इनिशिएटिव जो लिया जा रहा है अब कॉमनवेल्थ में वो ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट स्टेप्स लेने हैं। तो ये पीस इन द होम प्रोग्राम उन्होंने इनिशिएट किया है, तो यहाँ पे टूल किट दिया जाएगा गवर्नमेंट्स को, ताकि जो स्कूल्स है, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स है, उनको ये समझाया जा सके कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस है, जो स्टेप्स लिए गए हैं, इनिशिएटिव्स लिए गए और वो सक्सेसफुल है, तो उनको हाईलाइट किया जाए, डिटेल्स शेयर किया जाए, तो ये इनिशिएटिव लिया जाएगा। इवन वुमेन को मेंटर करने के लिए, गाइड करने के लिए भी इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, तो ताकि ये डोमेस्टिक वायलेंस इरेडिकेट हो सके। तो डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है कि घरों में जब फीमेल्स के अगेंस्ट एट्रोसिटीज की जाती है, उनको मारा जाता है, तो उसको कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। तो उसके अगेंस्ट ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो वही है, इनके लिए लॉज क्या है, लीगल रिकोर्स क्या है, मतलब कि आप इंटरनेशनली कौन से लॉज यूज कर सकते हैं, नेशनल लॉज क्या है, उनके बारे में एडुकेट करना भी जरूरी है कि उनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, उनके अगेंस्ट एट्रोसिटीज हो रही है, वो स्टेप्स ले सकते हैं, उनके बारे में, इसके बारे में उनको अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये है, तो वही है कॉमनवेल्थ 52 मेंबर्स है, मोस्टली फॉर्मर टेरिटरीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर है, और मेजरली ये कॉमनवेल्थ हम सुनते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, तो ये जैसे ओलंपिक्स 4 साल में एक बार होता है, वैसे ये कॉमनवेल्थ गेम्स भी 4 साल में एक बार कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अमंग्स्ट होता है। तो ये 52 मेंबर स्टेट्स में से यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। अगला न्यूज आइटम है कॉमनवेल्थ कार्ड मूटेड। तो ये कॉमनवेल्थ नेशंस पे ये भी डिस्कस किया जा रहा है कि एक बिजनेस ट्रैवल कार्ड स्कीम इनिशिएट की जाए। तो ऐसे बिजनेस ट्रैवल कार्ड स्कीम ये दूसरी मल्टीलैटरल ग्रुपिंग है अपेक में, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, यहाँ पे ये होती है। तो ये बिजनेस ट्रैवल कार्ड दिया जाता है, तो जो बिजनेस ट्रैवलर्स है उनको बार बार वीजा के लिए अप्लाई ना करना पड़े विद इन द ग्रुपिंग, तो वो 5 ईयर लॉन्ग के लिए जनरली एप्लीकेबल होती है, जो अपेक पे भी है वो। तो शॉर्ट टर्म मल्टीपल एंट्री परमिट्स अलाउड होते हैं कि आप बार बार मल्टीपल एंट्री कर सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए आप वहां रह सकते हो। ठीक है, बिजनेस ट्रैवलर कार्ड स्कीम कॉमनवेल्थ भी चाहती है ताकि इकोनॉमी को बूस्ट मिले, ट्रेड को बूस्ट मिले अमंग्स दिस ग्रुपिंग मेंबर्स, तो वो स्टेप लिया जा रहा है, ये कंसिडर किया जा रहा है।
अपेक जो है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये जो कंट्रीज है यहाँ पे ये एशिया और पैसिफिक को जो सराउंडिंग है वो है, तो ये एशियन कंट्रीज और ये पैसिफिक है, पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पे ये जो पैसिफिक कंट्रीज है नॉर्थ अमेरिका में और इवन ये पेरू चिले यहाँ पे ये सब मेंबर्स है यहाँ पे। तो ये एक्चुअली ग्रुपिंग 1989 में एस्टेब्लिश की गई थी। तो यहाँ पे अभी 21 मेंबर्स है अपेक में, और ये वही है इकोनॉमिक ग्रुपिंग है। कॉमनवेल्थ जो है वो इकोनॉमिक ग्रुपिंग नहीं है, पर इकोनॉमिक एस्पेक्ट को भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो ऑफ कोर्स दे वांट ट्रेड भी उनका फ्लरिश हो, पर अपेक जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ, कॉपरेशन, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए ही मेजरली ग्रुपिंग है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन नाम में ही वो है। तो ये है। तो यहाँ पे इंडिया मेंबर नहीं है, आप देख सकते हैं इंडिया बनना चाहती है मेंबर, पर अपेक ने काफी टाइम तक मॉरेटोरियम लगा दिया था कि हम कोई भी नई मेंबरशिप नहीं लेंगे। तो वो यहाँ पे अभी तक इंडिया को मेंबरशिप नहीं दी गई है और वो कीन भी नहीं है इतना, पर इंडिया चाहती है मेंबर बनना बिकॉज इट्स अ प्रोमिनेंट इकोनॉमिक ग्रुपिंग। यहाँ पे इनका टोटल जो ट्रेड हो रहा है अपेक के अमंगस्ट वो हाफ ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है एंड कंप्राइजेस ऑफ 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। फिर अगला न्यूज आइटम है मीटिंग सेट टू रिव्यू पोस्टल इंपोर्ट्स। तो ये जो हमने रिसेंटली भी डिस्कस किया था ई कॉमर्स के रिलेटेड, कि जो ई कॉमर्स होता है मतलब के ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जब ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं और ये इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स होते हैं, मतलब फॉरेन वेबसाइट है और वहां से इंपोर्ट हो रहा है, या तो इंडियन वेबसाइट है और फॉरेन कंट्री में ये एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो इन सब में जो प्रोविजंस होते हैं उसके लिए रेगुलराइजेशन चाहिए। तो यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा पोस्टल इंपोर्ट्स। तो पोस्टल इंपोर्ट्स जो होते हैं मतलब कि इंडियंस यहाँ पे जब फॉरेन वेबसाइट से कुछ इंपोर्ट करते हैं, मंगवाते हैं, तो ये इंपोर्ट्स में पार्सल्स में ये पाया गया है काफी केसेस में कि यहाँ पे ड्रोन्स, हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन्स इंपोर्ट किए गए हैं, या बुलियंस जो फॉरेन एक्सचेंज है वो इंपोर्ट किया जाता है, या फेक करेंसी इंपोर्ट की जाती है इन पार्सल्स में। तो यहाँ पे सिक्योरिटी टाइटन करने की और रेगुलेशंस लाने की जरूरत है। तो ये यहाँ पे ये भी कंसिडर किया जा रहा है कि एक्सरे मशीन्स को अपग्रेड किया जाए ताकि बिना ओपन किए वगैरह स्कैनिंग किया जा सके कि पार्सल्स में क्या है। तो ये सब स्टेप्स गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है लेना। बाकी केसेस तो है कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं ऑनलाइन वेबसाइट से, आप बाहर से मंगवा रहे हो, तो ये डिलीवरी टाइम काफी ज्यादा होता है, कस्टम ड्यूटीज आपको ज्यादा पे करनी पड़ती है। फिर भी जो प्रोडक्ट्स इंडिया में अवेलेबल नहीं है वो काफी लोग बाहर से मंगवाते हैं, या तो अगर वो फॉरेन वेबसाइट इंडियन करेंसी में एक्सचेंज अलाउ करती है, ट्रांजेक्शन अलाउ करती है, तो भी कई लोग इसको प्रिफर करते हैं। तो अब गवर्नमेंट इस पे रेगुलेशन लाने की कंसिडर कर रही है। फिर तो वही है, यहाँ पे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक्चुअली है जो 2015 टू 2020 के लिए, तो इसका मिड टर्म रिव्यू अभी हो रहा है। तो उसी केस में कॉमर्स मिनिस्टर सारे ये एक्सपोर्टर्स से मीटिंग कर रहे हैं, व्यू पॉइंट शेयर कर रहे हैं, और यहाँ पे उनके जो कंसर्न्स है उसके बारे में भी वो कंसिडर कर रहे हैं। तो ई कॉमर्स रिलेटेड भी जो कंसर्न्स थे वो हमने पहले डिस्कस किए। अगला न्यूज आइटम है यू कैन स्विच फ्रॉम ईपीएफ टू एनपीएस। तो अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रोविजन लाया है कि जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के अंदर मेंबर्स है वो स्विच कर सकते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम में। तो एनपीएस सिस्टम जो लाया गया नया सिस्टम है, तो जो पुराने एम्प्लॉइज है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के अंदर, अब उनको ये स्विचिंग पॉसिबल होगी। तो ये पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अनाउंस किया। तो ये एक्चुअली 2015 के बजट में ही फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि वो ये प्रोविजन देंगे ईपीएफ मेंबर्स को भी, तो अब ये पॉसिबल हो गया। तो ये जो ईपीएफ और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर जो मेंबर्स है उनको फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि दे आर होस्टेजेस रादर देन क्लाइंट्स। होस्टेजेस मतलब वो इसमें फंस चुके हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा डिडक्शंस होता है। तो यहाँ पे 24% एम्प्लॉय सैलरी का डिडक्ट होता है ईपीएफ के अंदर, तो ये मैंडेटरी होता है। तो ये मैंडेटरी रिटायरमेंट स्कीम है जिसके अंदर ये है, और इनको इतना डिडक्शंस कंपलसरी है कि करना होता है। तो ये पेंशन है, प्रोविडेंट फंड्स है, तो ये जरूरी है कि आफ्टर रिटायरमेंट के लिए आपकी सेविंग्स हो, इसलिए। तो अब इसको पूरा रिवैम्प किया गया है नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर। तो दोनों में क्या फर्क है हम देखेंगे। तो ये जो है एनपीएस और ईपीएफ है। तो ईपीएफ के अंदर मैंडेटरी है, हमने देखा अभी 27% रिडक्शन। यहाँ पे ये वॉल्यूंटरी है, आपको इसमें रहना है तो रह सकते, नहीं तो नहीं। ये सैलरीड लोगों के लिए ही है, सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए। ये कोई भी इंडिविजुअल इसमें अपना कर सकता है पेंशन प्रोविजंस। यहाँ पे 10% के अप टू 10% का कंट्रीब्यूशन होता है, तो ज्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हमने देखा ज्यादा है और मैंडेटरी है। और यहाँ पे विड्रॉवल्स अगर आप करते हो
टैक्स तो टैक्सेबल है, यहाँ पे भी विड्रॉल्स टैक्सेबल है। तो अगर 5 इयर्स नहीं हुए आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में रह के और आप विड्रॉल कर रहे हो तो टैक्सेबल है। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है, आप यहाँ पे इक्विटी मार्केट में मतलब स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो अप टू 50%। यहाँ पे इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। यहाँ पे ईपीएफ पे बेटर रिटर्न्स मिल सकता है ईपीएफ से एनपीएस के अंदर, लेकिन ये गारंटीड नहीं है, गारंटीड रिटर्न्स नहीं है। और ईपीएफ के अंदर गारंटीड रिटर्न्स है बट रेट ऑफ रिटर्न्स काफी कम होते हैं। तो ये जो है मतलब कि ईपीएफ है तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट अश्योर करती है, तो ईपीएफ के रेट ऑफ रिटर्न्स आप देख सकते हैं अराउंड 8.7 8.8 होते हैं। और जो एनपीएस में है नेशनल पेंशन सिस्टम में, तो इसके अंदर आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो ये एनपीएसई है, तो मतलब इक्विटी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करो या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट करो या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट करो। तो जैसे आपके इन्वेस्टमेंट्स होंगे उस हिसाब से रिटर्न्स होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स है वो अश्योर्ड है, अश्योर्ड रिटर्न्स है, गारंटीड रिटर्न्स है, इसलिए इनका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको कम मिलेगा और बाकी जो है उनमें ज्यादा मिलता है कंपैरेटिवली ऐसे। तो ये सारा है ईपीएफ एनपीएस में। तो ये अश्योर्ड रिटर्न्स मिलते हैं यहाँ पे ईपीएफ में, लेकिन कंपलसरी डिडक्शन भी होता है। यहाँ पे अश्योर्ड रिटर्न्स, गारंटीड रिटर्न्स नहीं है, जैसे आप इन्वेस्ट करोगे वैसे उस हिसाब से ही आपको रिटर्न्स मिलेंगे, कोई गारंटी नहीं है। बेनिफिट्स प्रॉफिट्स हो गए तो रिटर्न्स हो गए ऐसे, तो वो है। और तो वही मेजरली यही मेजर डिफरेंस है तो दोनों के बीच में। तो अब ईपीएफ के अंदर जो एम्प्लॉइज है, अब तो एनपीएस ही है, तो फॉर न्यू एम्प्लॉइज इट इज नेशनल पेंशन सिस्टम जो है एप्लीकेबल, पर जो पुराने हैं अभी भी ईपीएफ के अंदर है उनको अब प्रोविजन दिया गया है कि वो एनपीएस में शिफ्ट हो सकते हैं अगर वो चाहे तो। और लास्ट न्यूज आइटम है लोकल स्टील में बिकम अ मस्ट फॉर $59 बिलियन इंफ्रा स्पेंडिंग। तो गवर्नमेंट ये मैंडेटरी करने का कंसिडर कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उसके अंदर लोकल स्टील ही आप यूज कर सकते हो। तो मतलब ये जो स्टील मेकर्स है, लोकल स्टील मेकर्स जैसे जीएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, उनसे ही आप स्टील खरीद सकते हो। इंपोर्टेड स्टील तो ये मेजरली टारगेट कर रहे हैं चाइना, सो चाइना से चीप इंपोर्ट होता है स्टील, तो इसीलिए लोकल स्टील मैन्युफैक्चरर्स यहाँ सफर होते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले रही है। वो कहते हैं कि इससे ये भी होगा कि जो फॉरेन स्टील मेकर्स है, ग्लोबल स्टील मेकर्स, वो भी आके यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, अपने अपना स्टील कंपनी एस्टेब्लिश करेंगे। जैसे आर्सेलर मित्तल है, पॉस्को है, तो वो इन्वेस्ट करेंगे कंट्री में, तो वो भी हमको फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मिलेगा। तो वो इंडिया कह रही है कि ये डब्ल्यूटीओ के अगेंस्ट नहीं है कि आप लोकल प्रोक्योरमेंट के लिए अगर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के लिए किया जाता है तो ये अलाउड है, डब्ल्यूटीओ कंप्लायंट है। ये प्रोटेक्शनिस्ट मेजर एक्चुअली अगेंस्ट डब्ल्यूटीओ नहीं है। वो कह रहे हैं कि यूएस में भी काफी ऐसे सिमिलर प्रपोजल लाया गया है कि डोमेस्टिक स्टील ही यूज करना चाहिए। तो ये जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के अंदर अभी प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो 2 एनर्जी पाइपलाइन ये प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे हैं उसके अंदर उन्होंने भी कहा है कि लोकल स्टील, डोमेस्टिक स्टील ही यूज कर सकते हैं। तो अगर ये वायलेशन है तो वो भी वायलेशन होगा, तो वो जस्टिफाई किया जा रहा है बाय द इंडियन गवर्नमेंट। और वो कह रहे हैं कि गैट जो है, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड अंडर डब्ल्यूटीओ, उसमें ये एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर गवर्नमेंट एजेंसीज कुछ प्रोडक्ट प्रोक्योर कर रहे हैं और सिर्फ गवर्नमेंट परचेजेस है, उसको कमर्शियली रीसेल नहीं किया जाएगा, तो उसको आप यहाँ पे ये प्रोविजंस ला सकते हैं कि लोकल मैन्युफैक्चर हो उसका, तो वो स्टेप लिया जाएगा। दिस इज बीन कंसिडर्ड, दिस मे बिकम अ मस्ट। तो यही है 8 मार्च के न्यूज आइटम्स। थैंक यू।